Yesterday we have started exercise 17.7, the last exercise of the chapter. जरा फॉर्मूले रिकॉल कराइए। कल हमने केवल और केवल दो फॉर्मूले सीखे थे। किसी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। चलिए, किसको याद है ये फॉर्मूला, ये पी क्यू, ये डी, ये कैसे निकालते हैं पॉइंट से। वेरी गुड, बिल्कुल सही सुनाया। x1 y1 को इस x और y की जगह रिप्लेस कर दिया, अब ये ऊपर डिजिट हो गई। अंडर द रूट ए कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम, ये है पॉइंट से किसी लाइन की बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। एक और फॉर्मूला कल हमने सीखा था, दो लाइंस के बीच का, पैरेलल लाइंस के बीच का। अब क्योंकि ये लाइंस पैरेलल हैं तो आप a1 b1 नहीं लेंगे, आप a2 b2 नहीं लेंगे, क्योंकि इस लाइन का स्लोप भी -a/b और इस लाइन का स्लोप भी -a/b। पैरेलल लाइंस का स्लोप हमेशा इक्वल होता है, तो आपको a1 b1 a2 b2 नहीं लेना है। तो इस ये जो पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो होता है, बोलो बेटा, c1 - c2 अपॉन अंडर द रूट कॉफिशिएंट के स्क्वायर का सम। और हमने कल क्या नोटिस किया, पहले सातों एग्जाम्पल इस फॉर्मूले पे थे, 8 और 9 दो एग्जाम्पल इस फॉर्मूले पे हैं। तो आज हम शुरू करेंगे एग्जाम्पल 8 एंड 9 और उसके बाद होगा डाउट सेशन। डाउट मुझे याद आ रहे हैं ना, तो 6 के हुए, 5 के हो गए थे, देख के बताना 5 के हो गए थे क्या बाद में। पहले 8 और 9 कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद जो भी डाउट पूछेंगे आप 5 में से पूछेंगे, 6 में से पूछेंगे। किसी ने 7 कर ली होगी तो 7 के डाउट्स आज मैंने कहा था 17.7 तक करके लाना है, तो डाउट्स पूछ लीजिएगा। अब देखिए पहला क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस। अब इसमें आप क्या नोटिस कर रहे हो कि मैम ए और बी तो सेम है नहीं, ए और बी तो सेम नहीं है। तो जब ए और बी सेम नहीं है तो हम ए और बी की जगह 3 या 4 भरे या 6 या 8 भरे। पहले तो एग्जामिनर को बता दीजिए कि इसका स्लोप -3/4 है और इसका स्लोप भी -3/4 है, क्योंकि क्वेश्चन में ये वर्ड नहीं है कि लाइंस पैरेलल है। और यदि ये लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम इनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 लिखाएंगे। क्यों? यदि लाइंस बेटा पैरेलल नहीं है तो वो कैसी लाइंस होती हैं जो लाइंस पैरेलल नहीं होती? इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग लाइंस के बीच की सबसे छोटी दूरी 0 होती है। तो हम पहले एग्जामिनर को बता दें कि आपकी दी हुई लाइंस पैरेलल हैं, इसलिए हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब जो फर्स्ट लाइन है मुझे बताइए, क्या मैं फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई कर कर ऐसे लिख सकती हूं? क्यों किया मैंने फर्स्ट लाइन को 2 से मल्टीप्लाई? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? यस, जिससे ए और बी सेम हो जाए, जिससे ए और बी सेम हो जाए। और पैरेलल लाइंस में ए और बी सेम बनाए जा सकते हैं, और किसी लाइन में नहीं बनाए जा सकते ए और बी सेम, केवल पैरेलल लाइंस में ही बनाए जा सकते हैं ए और बी सेम। चलिए, अब ए और बी सेम बन चुके हैं, अब हम इन दोनों के बीच की डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा देते हैं। किसी को भी C1 ले लो, किसी को भी C2 ले लो। क्यों? क्योंकि मॉडुलस है। किसी को भी C1 ले लो, किसी को भी C2 ले लो, मॉडुलस है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आना ऊपर 3 ही है, 3/10 यूनिट्स। इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच की दूरी 3/10 यूनिट्स। इजी था बिल्कुल। ओके, एक मिनट, बुक का सॉल्यूशन देखो। इन्होंने ये फॉर्मूला ही नहीं यूज किया, इन्होंने किसी और मेथड से किया है, बट हमने ML अग्रवाल का दिया हुआ फॉर्मूला ही यूज किया है। कोर की एनसीईआरटी ने भी दिया है ये फॉर्मूला। इन्होंने इसके ऊपर कोई पॉइंट इमेजिन करा और फिर उस पॉइंट से परपेंडिकुलर दूरी निकाली है ऐसे। तो बिल्कुल जरूरत नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है हम ML अग्रवाल का ही मेथड करें। हमने क्या यूज किया है फॉर्मूला? डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। इनका मेथड सुन लो। इन्होंने इस लाइन के ऊपर, मान लो मैं y को 0 ले लूं तो x की वैल्यू क्या आएगी 3, तो यानी इस लाइन के ऊपर 3 0 होगा पक्का। बहुत सारे पॉइंट हैं, उनमें से एक 3 0 है। फिर इन्होंने 3 0 से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल ली।
मान लो 30 यहाँ पर है, 30 से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि पैरेलल लाइंस के बीच की डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर जगह सेम होती है। तो इन्होंने एग्जाम्पल 8 को पहले 7 एग्जाम्पल में कन्वर्ट करके करा, बट हमने फॉर्मूला नंबर 2 से किया। गॉट इट? करिए। कोई भी कंफ्यूजन आता है डिस्कस करो, जबरदस्ती हाँ नहीं बोलना है, डिस्कस करो, जरा सा भी कंफ्यूजन आता है तो। मैम इन्होंने पहले प्रूफ करा है कि ये लाइंस पैरेलल है। ये देखो जानवी, बोर्ड पे देखना जरा। M1 M2, बिकॉज M1 इज इक्वल टू M2 गिवन लाइंस आर पैरेलल। आपने शुरू का डिस्कशन छोड़ दिया। तो मतलब ये हम आपको मैंने करके दिखाना है। मैंने अभी डायग्राम बना के क्या दिखाया कि यदि लाइंस पैरेलल नहीं है तो हम ये तो वो कैलकुलेशन नहीं इंटरसेक्टिंग है। करेंगे, हम उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस 0 लिखाएंगे। जल्दी कर। ओके मैम। अब एग्जाम्पल 9 भी कई स्कूलों में आया हुआ एग्जाम में, नाइस क्वेश्चन। हमें प्रूव करना है कि जो ये लाइन है 2x सॉरी 12x माइनस 5y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, इट इज मिड पैरेलल टू द लाइंस। कौन बताएगा मुझे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिड पैरेलल? इसके लिए मुझे क्या क्या शो करना चाहिए? मिड पैरेलल मुझे शो करना है ये वाली लाइन L2 L1 और L3 की मिड पैरेलल है। टू प्रूव L2 इज mid parallel to the lines L1 and L3. What is the meaning of this word mid parallel? कॉन्कुरेंट। कॉन्कुरेंट लाइंस तो बेटा एक पॉइंट से पास होती हैं बाबू, यहाँ कॉन्कुरेंट का क्या मतलब है? मैम तो पैरेलल लाइंस के बीच में एक पैरेलल लाइंस इक्वल डिस्टेंस से जा रही है दोनों के। यस, दो बातें प्रूव करनी है। एक तो ये वाली लाइन इन दोनों के पैरेलल है, और एक ये वाली डिस्टेंस D1 और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस D2, ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है। यदि ये लाइन इस वाली लाइन से 3 यूनिट पे है तो इस वाली लाइन से भी 3 यूनिट पे ही होनी चाहिए। इस लाइन से 5 यूनिट पे है तो इस लाइन से भी 5 यूनिट पे ही होनी चाहिए, और पैरेलल होनी चाहिए। ये होता है मिड पैरेलल का मतलब। कॉन्कुरेंसी का तो दूर दूर से कोई नाता नहीं है इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, समझ आया? तो अब पहली लाइन का स्लोप M1, स्लोप ऑफ लाइन L1 बताइए, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ लाइन L2 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। स्लोप ऑफ लाइन L3 माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। बिकॉज तीनों स्लोप इक्वल हैं, इसलिए तीनों लाइन पैरेलल है। चलो मिड पैरेलल तो दिखा दी, मिड में दिखानी है, बिल्कुल मिड में है। तो D1 निकालिए, D2 निकालिए। D1 के लिए इन दोनों लाइन पे फिंगर रख लीजिए, गड़बड़ ना हो जाए। D1 7 माइनस माइनस 3 अपॉन अंडर द रूट 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर। D2 इन दोनों के बीच में C1 माइनस C2 अपॉन अंडर द रूट 12 का स्क्वायर प्लस, यदि ये D1 और D2 आ गए इक्वल तो क्या प्रूव हो गया D1 D2 इक्वल आते ही कि हाँ L2 L1 और L3 की मिड पैरेलल लाइन है। कितना इजी क्वेश्चन था नहीं? 169 का रूट 13
बिकॉज D1 और D2 इक्वल आ चुके हैं, इसलिए देयरफॉर हेंस L2 इज मिड पैरेलल बिटवीन L1 एंड L3। ये रब कर दूं, कॉन्करेंट लाइंस के हमने क्वेश्चन किए थे, अच्छे से पहचानना किस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। कल का रिकॉर्डिंग जरूर देखना है असबा, उसमें ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, इन सेंटर और सरकम सेंटर, चारों सेंटर कैसे पता करते हैं वो डिस्कशन भी है कल की वीडियो में। पहले कौन सी एक्सरसाइज के डाउट्स लूं, बोलिए। 6, 5 के डाउट्स हो गए थे क्या रजत, देख के बताओ। यस आदमी मैम, का यदि आप 5 के 5 के हो गए थे, बट इवन देन कोई एब्सेंट है, रिकॉर्डिंग में आपका डाउट कवर नहीं हुआ, तो प्लीज आप पूछ सकते हैं। एक बार गो थ्रू करना, 5 में कोई डाउट तो नहीं है किसी भी बच्चे का, पेंडिंग डाउट। हाँ मुझे याद आ रहा है 5 के डाउट्स हुए थे बोर्ड पर। 17.6 is very lengthy and very important। 17.6 बहुत 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, जनरल इक्वेशन ऑफ अ लाइन। पहली पांचों का जबरदस्त यूज है सिक्स्थ में। चलिए 6 के डाउट्स बोलिए। 28, 5th का सेकंड मैम। फिफ्थ का सेकंड, 17, 7th, सेवेंथ, 20, 20, 17.6 के डाउट। मैम क्वेश्चन नंबर 23 में कॉन्करेंट लाइन प्रूव्स करने के लिए क्या क्या प्रूव करना पड़ता है? दो लाइन को सॉल्व करके जो पॉइंट आया वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करेगा, तो इसका मतलब तीनों लाइन उस पॉइंट से जा रही हैं। और ये कब पॉसिबल है, दो लाइन को सॉल्व करा, एक्स और वाई की वैल्यू आ गई, यदि ये पॉइंट तीसरी को भी सेटिस्फाई कर गया, कब पॉसिबल है ये, जब जब वो तीनों एक ही लाइंस पॉइंट एक ही, से। तो कॉन्करेंट प्रूव हो गई। ओके मैम। कोई और डाउट ऐड कराना है डाउट लिस्ट में? फाइव का सेकंड पार्ट, फाइंड द रफ डायग्राम, जस्ट रफ डायग्राम। ये तीन लाइन की इक्वेशन दी है और ये तीनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करके जो ट्रायंगल बनाएंगी, इस ट्रायंगल का एरिया मांगा है। जानवी आपका डाउट है, ध्यान से सुनो। यस। तीनों लाइन एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगी और बीच में ये जो एरिया बना, ये एरिया, इस ट्रायंगल का एरिया मांगा है। और ट्रायंगल के एरिया के लिए मैं एबीसी पता कर लेती हूँ। सॉल्विंग इन दो लाइनों को जब आप सॉल्व करोगे, सॉल्व भी करने की जरूरत नहीं है बेटा, ये तो पहले से ही सॉल्व है। ए के कोऑर्डिनेट्स मिल गए जानवी, ओके मैम। बी के कोऑर्डिनेट्स के लिए किस किस को सॉल्व करूंगी मैं, y इज इक्वल टू 0 एंड इन दोनों लाइनों को सॉल्व करूंगी। और ये सॉल्व ओरल हो रहा है, क्यों ओरल हो रहा है, y 0, y को 0 यहां भर दीजिए, x 5 आ गया। और c के लिए किन दो को सॉल्व करूंगी, x इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक लाइन इतनी आसान है कि इनमें हमें एलिमिनेशन, मतलब कुछ ज्यादा इजी, x को 0 भरा, y 4 आ गया। अब आपके पास ए बी सी तीनों है बेटा। अब क्लास एट्थ कह रही हूं, क्लास 10th का एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दो। मॉडुलस के अंदर हाफ इंटू x1, y2 माइनस y3, x2, y3 माइनस y1, x3, y1 माइनस y2, एंड काम हो गया।
इजी 5 का पार्ट 2। ओके मैम। आज का होमवर्क है 17.7 का पेंडिंग काम, जो भी क्वेश्चंस बच रहे हैं, प्लस एमसीक्यूज। दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे। एक क्वेश्चन और एक्सप्लेन कर रही हूं, फिर मैं पॉज दूंगी, जिसको बोर्ड से कुछ कॉपी करना होगा उसके बाद मैं नेक्स्ट समझाऊंगी। एक और समझ लीजिए। 7, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0। इसको बेटा मैं एक्चुअल प्लॉटिंग से कर रही हूं, एंगल बिटवीन द टू लाइन से इसलिए नहीं कर पा रही हूं, कर भी सकते हैं। इसका स्लोप क्या होगा, y इज इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होगा, और इसका स्लोप माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। आप याद करो एग्जांपल्स में हम एंगल बिटवीन द टू लाइंस का आराम से फॉर्मूला लगा रहे थे, बट एक बार हमने एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया था, क्योंकि उसमें एक लाइन वर्टिकल थी, और वर्टिकल लाइन का स्लोप होता है नॉट डिफाइंड। आ गया याद? तो वहां हमने एक्चुअल प्लॉटिंग से किया था, क्योंकि यहाँ कोई भी स्लोप नॉट डिफाइंड नहीं है, तो आप बड़े आराम से एंगल बिटवीन द टू लाइंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड एक्यूट एंगल इज 45 डिग्री। इसको एक्चुअल प्लॉटिंग से कैसे कर सकते थे, y इज इक्वल टू माइनस एक्स को प्लॉट कर दिया हमने, y इज इक्वल टू माइनस एक्स को प्लॉट कर दिया, y इज इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस को कहते हैं, और इस लाइन का स्लोप हो गया, इस लाइन का स्लोप हो गया -1 tan थीटा -1, और आपको टेबल बनवा रखी है 135 डिग्री पर tan थीटा -1 होता है, तो आप 135 डिग्री एंगल क्यों नहीं लिख के आओगे, क्या समझा रखा है, दो लाइनों के बीच में एक तो होता है ऑब्ट्यूस एंगल और एक होता है एक्यूट एंगल, तो आप क्या लिख के आओगे, देयरफॉर एक्यूट एंगल बिटवीन गिवन टू लाइंस इज 45 डिग्री। बट इसको एक्चुअल प्लॉटिंग से क्यों जरूरत नहीं पड़ी मुझे करने की, क्योंकि m1 और m2 सॉल्वेबल है। ओके मैम। आद्विका आपका था 7th, आपको याद आ रहा है यस मैम। एग्जाम्पल्स में दो, अधिकतर हमने यही फॉर्मूला यूज किया है, केवल एक एग्जाम्पल में आपको रिकॉल करा रही हूं बेटे। एग्जाम्पल नंबर 11 हमने इस फॉर्मूले से नहीं किया था, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 11 में एक स्लोप नॉट डिफाइंड था। यस मैम। अब 2 मिनट का पॉज है, किसी को 5 का सेकंड या 7th करना है तो कर सकते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन नंबर 17, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन passing through 3, 3 and 7, 6। ओके, चलो पहला पार्ट तो ज्यादा ही आसान है, y माइनस y1 स्लोप इंटू x माइनस x1। पहला पार्ट तो इक्वेशन ऑफ द लाइन पूछ लिया, और वो हमें बहुत अच्छे से आती है, स्टैंडर्ड बना दो, 3x माइनस 4y, 12 इधर गया, +3 इज इक्वल टू 0। पहला पार्ट, पहले पहला पार्ट मैच कर लेते हैं। 17, क्वेश्चन नंबर 17। चलिए भाई, पहला पार्ट मैच हो गया, आगे बढ़ते हैं। दूसरा पार्ट, इंटरसेप्ट्स ऑफ द लाइन। अरे लाइन के इंटरसेप्ट्स मांगे हैं, तो बेटा इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में बना लो। यहां +1 बनाना है, क्या करूं, यहां +1 बन जाए, डिवाइड बोथ द साइड्स बाय -3, x अपॉन -1 माइनस माइनस प्लस, 4 को 3 के नीचे भेज दो बेटा। अब ये बिल्कुल स्टैंडर्ड बन चुकी है, बीच में प्लस है और x और y का कॉफिशिएंट 1 1 है, तो देयरफॉर x इंटरसेप्ट कितना हो गया,
एक्स इंटरसेप्ट -1 और वाई इंटरसेप्ट कितना हो गया 3/4, सेकेंड पार्ट हो गया। चलो आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट, लेंथ ऑफ द पोर्शन ऑफ द लाइन इंटरसेप्टेड बिटवीन द एक्सेस। देखो ये डायग्राम से समझा रही हूं, डायग्राम की नीड नहीं है। एक्स पे -1 इंटरसेप्ट, वाई पे 3/4 इंटरसेप्ट। ये जो टुकड़ा है, ये जो टुकड़ा है ए कॉमा ए और बी, इस टुकड़े की लेंथ मांगी है बेटा, लेंथ। इस लाइन का वो टुकड़ा जो दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है, इस टुकड़े की लेंथ मांगी है। तो कैपिटल ए कोऑर्डिनेट्स को पूरा कर दो और कैपिटल बी के कोऑर्डिनेट्स को पूरा कर दो। 3/4 इंटरसेप्ट है तो ये 0,3/4 हो गया, और ये -1,0 हो गया, और ये ओरिजिन। तो बस ये ए बी की लेंथ मांगी है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, या पाइथागोरस, या फिर पाइथागोरस, आपकी मर्जी। करके देखो आंसर मैच हुआ क्या। 25/16 under the root 5/4. The length of the AB will be 5/4. जिसका डाउट था उस बच्चे को क्लियर हुआ। यस नाइस क्वेश्चन, बहुत नाइस क्वेश्चन। 3 पार्ट। पहला पार्ट इक्वेशन ऑफ द लाइन लिखिए। दूसरा पार्ट ये जो लाइन आई है इसके दोनों इंटरसेप्ट बताइए। तीसरा पार्ट वो जो पोर्शन दोनों एक्सिस के बीच में इंटरसेप्टेड है उस पोर्शन की लेंथ बताइए। अच्छा क्वेश्चन था, कितनी सारी जनरल नॉलेज उन्होंने बच्चे की चेक कर ली। नाइस क्वेश्चन। नेक्स्ट डाउट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 11। पहली लाइन का स्लोप नॉट डिफाइंड है, तो मैं एंगल बिटवीन द टू लाइंस का फॉर्मूला कैसे यूज करूं। आद्विका आपका डाउट है ना बेटा ये। यस मैम। बस एब्सेंट होने का गेम है ये, वरना तुम्हारा डाउट ये हो नहीं सकता था। मैं कराऊंगी, क्वेश्चन अच्छा है, बट रिकॉर्डिंग ध्यान से देखी थी यस मैम देखी थी। तो रिकॉग्नाइज नहीं हुआ। इसका स्लोप नॉट डिफाइंड है तो ये किससे होगा, एक्चुअल डायग्राम से। यस मैम उसका नॉट डिफाइंड एंगल था बिट तब मैंने सोचा कि कैसे होएगा, फॉर्मूला से नहीं हो तो सकता। एग्जाम्पल 11, x इज इक्वल टू -1। सही बनाई मैंने लाइन, x इज इक्वल टू -1। यस मैम। एक्चुअल डायग्राम बनाना पड़ रहा है ना मुझे, यस मैम। मजबूरी है। अब ये वाली लाइन बनाती हूँ, y0, तो x आएगा 3/√3, यानी √3, यानी 1.7 समथिंग। y0 तो x की वैल्यू आई 3/√3, यानी √3। यस मैम। और यदि x0 तो y की वैल्यू आ रही है 3। तो इसका मतलब जो सेकंड लाइन है वो ऐसे जानी चाहिए, और ये गैप कम ज्यादा इसके नंबर तो कटेंगे ही नहीं, क्योंकि यहाँ डायग्राम का क्वेश्चन नहीं है कि डायग्राम एक्यूरेट होना चाहिए। ये बना दी मैंने दोनों लाइन। अब ये निकालना है बेटा एंगल बिटवीन द टू लाइंस।
ये 90 डिग्री, और इस लाइन के स्लोप से एक्स एक्सिस से एंगल मिल जाएगा। इस लाइन का स्लोप कितना है? माइनस कॉफिशिएंट ऑफ रूट एक्स अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ वाई, और स्लोप होता है tan थीटा। टेबल में से देख के बताओ किस एंगल पे tan माइनस √3 होता है? 120 डिग्री। तो थीटा आ चुका है। अच्छा, इसको भी थीटा ले लिया, इसे अल्फा ले लो। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी बताओ छोटी क्लासेस की। थीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस 90। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल। थीटा है 120 डिग्री, अल्फा मुझे पता करना है, तो एंगल बिटवीन द टू लाइंस 30 डिग्री आ गया बेटा। ओके मैम। तो क्वेश्चन 20 पे आप लोग लिख सकते हैं सेम एज एग्जाम्पल 11। तो ध्यान देना कि दो लाइन के बीच का एंगल निकालना है, फॉर्मूले से निकलेगा या एक्चुअल डायग्राम से निकलेगा। लास्ट डाउट इज 28। ओ भाई, सरकम सेंटर कल डिस्कस तो किया था, सरकम सेंटर। हाँ चलो करेंगे 28। बहुत सारे स्कूल दे चुके सरकम सेंटर का क्वेश्चन। 28 बहुत लेंदी है। इसके अलावा कोई और डाउट? एनी अदर डाउट 28 से अलग? मैम 27 का आंसर मैच नहीं हुआ मेरा। 27 ओके। y2 माइनस y1 कहां से? ये फॉर्मूला तो तब लगाते हैं जब लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता होते हैं। कब लगाते हैं महक y2? ये बहुत माइन्यूट चीजें हैं, ऑनलाइन वाले भी सुने। रजत ने 20 में वो जो लाइन है वो ऐसे बना दी, और ये हो गया फिर एक्यूट। तो यदि ये लाइन एक्यूट एंगल बना रही है तो स्लोप -√3 नेगेटिव कैसे? क्या सिखाया था पहले दिन कि यदि स्लोप नेगेटिव है तो लाइन एक्स एक्सिस से कैसा एंगल बनाएगी? ऑब्ट्यूज। तो इसलिए ये डायग्राम ही रॉन्ग हो गया। ठीक, अब हम 27 और 28 दोनों कर रहे हैं, एंड दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज। ये मिरर है, ये मिरर है, और ये ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट की इमेज क्या बताए थे? दो पॉइंट इमेज के लिए जितनी ऊपर ऑब्जेक्ट उतनी नीचे इमेज, आर विल बी द मिड पॉइंट, एंड परपेंडिकुलरली नीचे मिलेगी इमेज। यहां नहीं मिल सकती, यहां नहीं मिल सकती इमेज। परपेंडिकुलरिटी एंड मिड पॉइंट विल बी यूज। PQ is perpendicular to the line L and R is the midpoint of PQ. Let the image के coordinate भी h, k। चलिए PQ की इक्वेशन बनवा दीजिए। स्लोप ऑफ x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस, देखो मैं कैसे निकाल रही हूं, माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y। बिकॉज PQ इज परपेंडिकुलर टू L, तो इसलिए स्लोप ऑफ PQ विल बी नेगेटिव रेसिप्रोकल, कारण के साथ। नाउ इक्वेशन ऑफ PQ विल बी, पॉइंट भी पता है स्लोप भी पता है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1। अब सब लोग जिनका ये डाउट नहीं है अपनी नोटबुक ओपन करो और मुझे इन दोनों को सॉल्व करके, सॉल्विंग जो गिवन लाइन है और PQ वाली जो लाइन है, इन दोनों को सॉल्व करके x और y कितना आया वो r के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, क्योंकि दोनों लाइन एक दूसरे को r पे कट कर रही हैं। ओके ओके, ये भी मैच कर दो रजत। क्या मैंने PQ की इक्वेशन करेक्ट बनाई? आपकी और मेरी मैच हो रही है, PQ की इक्वेशन मैच हो रही है हम दोनों की। ओके जानवी, आपका और हमारा यहां तक मैच हो रहा है कोई आर? नो मैम, मेरे ख्याल मैंने आर ही गलत निकाला है, क्योंकि मिड पॉइंट तक तो सही निकाला, उसके बाद आर में मेरे ख्याल मैंने कोई मिस्टेक करी है।
मिड पॉइंट तो अब यूज करूंगी बेटा मैं, अभी कहाँ यूज किया मिड पॉइंट मैंने, अब यूज करूंगी। अभी तो आर आया, पी क्यू और लाइन को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, इमेज तो अब निकालूंगी मैं। नाउ आई विल फाइंड द इमेज, बिकॉज आर इज द midpoint of PQ. Therefore, using midpoint formula, 1 plus h upon 2, 2 plus k upon 2 is equal to 11 upon 10, 17 upon 10. R का कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट फॉर्मूले से R के कोऑर्डिनेट से इक्वेट कर दिया। नाउ एब्सिसा को एब्सिसा से इक्वेट एंड ऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट से कंपेयर। 2 5 10, h आएगा 6/5 एंड k आएगा 7/2। इमेज मैच करना रजत हमारा आंसर शीट से। 6/5 7/2 है, 7/5 आना चाहिए, मैंने गलती कर दी होगी, ये रही गलती। 5 इंटू के को 2k लिखा है, 7/5। जानवी ढूंढिए अपनी मिस्टेक बेटा, कहीं ना कहीं कोई माइनर सी मिस्टेक हुई है आपसे, ढूंढो गलती। मैम मैंने ऐसे करा कि ओ इज मिड, मैंने आर इज द मिड पॉइंट ऑफ, क्या कहते हैं, आपने कौन सी लेट करी है, वाई वाला का उसका वो क्या, पी क्यू के आपने मैंने आर को मिड पॉइंट वो करा। उसके बाद आर का मैंने लिखा, जो आर के कोऑर्डिनेट्स लिखे 1 + x/2 कॉमा 2 + y/2, और उसको बेटा स्लोप के आप एक्स फॉर्मूले और, में। पहली बात तो जानवी एक्स और वाई लेटर हटाओ। एक्स और वाई तो ओके मैम। जनरल होता है ना, इक्वेशन में यूज होता है, तो आप अल्फा बीटा मान लो, एच के मान लो, x1 y1 मान लो, एक्स वाई मत मानो। ओके मैम। और आप दूसरे प्रोसीजर से गए हो, आपका प्रोसीजर बिल्कुल करेक्ट है। इसके लिए आपको मुझे कल अपना सॉल्यूशन दिखाना पड़ेगा, मैं गलती ढूंढ दूंगी। ओके मैम। हाँ बट हमने इस अप्रोच से किया था एग्जाम्पल, आपने दूसरे अप्रोच से पकड़ लिया, बट आपकी अप्रोच भी गलत नहीं कह सकती मैं। ओके मैम। हाँ कल नोटबुक ध्यान से लाइएगा, मैं देख लूंगी कहाँ मिस्टेक हुई है। ओके मैम। और यदि कभी कोई पॉइंट निकालना हो तो उसे एक्स वाई मत एज्यूम करो, अल्फा बीटा एच कॉमा के x1 y1 एज्यूम कर लो। ओके मैम। चलिए द लास्ट डाउट 28, कोऑर्डिनेट्स ऑफ सरकम सेंटर। चलिए जिन लोगों ने कल क्लास ज्वाइन की थी, क्या बताया था सरकम सेंटर मैंने, क्या बताया था सरकम सेंटर, बताओ भाई कल का बताओ। हेलो, यहाँ सरकम पे सेंटर क्या परपेंडिकुलर बताया था? बाइसेक्टर मीट करे। जहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का नाम पी क्यू, दूसरे पर, और तीसरा भी अंडरस्टूड है, यहां से जाएगा ही जाएगा, पक्का तीसरा भी यहीं से जाएगा। तो मैं दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन बनाऊंगी, और सरकम सेंटर होता है सरकम सर्कल का सेंटर। यदि मैं यहाँ पे कंपास रख के, ए पे पेंसिल रख के सर्कल बनाऊंगी, तो वो पक्का ए बी सी से पास आ जाएगा। इस सर्कल का नाम होता है सरकम सर्कल, और इसका नाम होता है सरकम सेंटर। भूलना नहीं है, कैसे करोगे? ऑर्थो सेंटर, जहां पे ऑल्टीट्यूड मीट होते हैं, ऑल्टीट्यूड। चलो अब इसका नाम डी ले लो और इसका नाम ई ले लो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी होगा बाइसेक्टर भी होगा। तो बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ एसी, तो डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला 3 कॉमा, जिसके पास सॉल्यूशन है, हमारे से कोई गलती हो जाए तो हमें टोक देना, स्लोप ऑफ एसी। और मेरी लैंग्वेज कम हो सकती है, प्लीज आप पूरी लैंग्वेज लिखेंगे, लैंग्वेज पूरी होनी चाहिए। y2 - y1 अपॉन x2 - x1, स्लोप ऑफ एसी, बिकॉज PQ AC के परपेंडिकुलर है, इसलिए PQ का स्लोप नेगेटिव रेसिप्रोकल,
अब मुझे PQ के लिए स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है। D PQ के ऊपर है, पॉइंट भी पता है, स्लोप भी पता है। चलो PQ की इक्वेशन बनाते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1, x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। ये आ गई PQ की इक्वेशन। अब मैं आप लोगों से पूछूंगी, सिमिलरली दूसरे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन मैं वेट कर रही हूं। आई एम सारा प्रोसीजर सेम प्रोसीजर। E इज द मिड पॉइंट, AB के स्लोप का नेगेटिव रेसिप्रोकल RS का स्लोप। आप मुझे इस बॉक्स में RS की इक्वेशन दीजिए। ये रही PQ की इक्वेशन। हो जाओ शुरू रजत, सब लोग शुरू से शुरू हो जाइए, आई एम वेटिंग। क्योंकि एग्जैक्टली सेम प्रोसीजर है, मुझे भी तो पता चले कि मेरे बच्चों को ऑल्टीट्यूड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स की इक्वेशन बनानी भी आई नहीं आई। फिर इन्हें सॉल्व कर लेंगे, और जहां दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स और यदि ये पीछे से मैच हो गया तो बस आपको सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स निकालने आ गए। मैं बहुत पेशेंस से वेट कर रही हूँ। आप ही लोग आराम से पहले PQ करिए पूरा, और फिर आराम से मुझे RS की इक्वेशन बताइए। और सॉल्व करते करते कोई सिली मिस्टेक मिले बोर्ड पे तो एड्रेस कर देना। यस, x minus 3y is equals to इज इक्वल टू 5. ओके, सॉल्विंग दिस टू बॉक्सेस। X is 11 and y is 2. ओके, आंसर मैच हो गया बेटे, Yes, ma'am. क्या बात है। तो और ऑर्थो सेंटर पूछते तो ऑर्थो सेंटर जहां पर ऑल्टीट्यूड्स मीट करते हैं, ऑल्टीट्यूड्स। और ऑल्टीट्यूड की इक्वेशन भी आप नंबर ऑफ टाइम निकाल चुके हो, पॉइंट भी पता है, नेगेटिव रेसिप्रोकल से स्लोप भी पता है। AD की इक्वेशन बना लेना, BE की इक्वेशन बना लेना, दोनों को सॉल्व कर देना, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा, ऑर्थो सेंटर आ जाएगा। तो ये कुछ भी डिलीटेड नहीं है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन आपने सरकम सेंटर का RS की खुद ही बनाई और आंसर भी मैच हो गया। जिनकी RS की बोर्ड से मैच नहीं हो रही है, गलती ढूंढिए अपनी। अब कोई एक आधा क्वेश्चन अनटच्ड है तो उसको जरा कंप्लीट करो। 28 के 28 क्वेश्चन हमारे रजिस्टर में होने चाहिए, सॉल्यूशंस ऑफ ऑल द 28 क्वेश्चंस।